जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप भी। टाटला नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मापन और इकाइयों के बारे में। जो दोस्त चैनल पे नया आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज मापन से। तो दोस्तों किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार किसी समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान या मात्रक किलोग्राम आदि। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं मापन के महत्व की। जिस किसी वह चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसे माप सकते हो और उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन यदि आप उसे संख्याओं में अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो आप उसका ज्ञान तुच्छ और असंतोषजनक है। ये बातें लॉर्ड केल्विन ने कही थी 1833 के अंदर। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इसके महत्व के अंदर क्या क्या है। जिसे मापा नहीं जा सकता उसे संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिना संख्यात्मक मान के विज्ञान या प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती। उसके बाद यदि किसी भौतिक राशि का नियंत्रण करना है तो उसे मापे बिना संभव नहीं है। बिना शुद्धतापूर्वक और मापे किसी राशि का शुद्धतापूर्वक नियंत्रण भी नहीं हो सकता। दोस्तों उसके बाद विभिन्न पराक्रमों का उपयोग करके चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता को इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रक्रिया में निहित भौतिक राशियों को कितनी शुद्धता से नियंत्रित किया गया है। दोस्तों उसके बाद पदार्थों की उपयोगिता उसके गुणधर्मों पर आधारित है। इसके लिए विभिन्न पदार्थों के लिए गुणधर्म का विस्तार से ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए मापन जरूरी है। मापन का उपयोग इंजीनियर, भौतिक व अन्य विज्ञानों के अलावा मनोविज्ञान, स्वास्थ्य आदि में भी होने लगा है। प्राकृतिक के रहस्य को जानने के लिए मापन जरूरी है। मापन करने से ही पता चलता है कि विभिन्न राशियों से में क्या संबंध है। इसी से नए नियम और सिद्धांत दिए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं मापन के स्तर की। मापन के स्तर की बात करें, शोध विधि तंत्र के मापन को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। मापन के स्तर को निर्धारित करता है। चूंकि मापन में गुणों की संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है और संख्याओं के कुछ प्राकृतिक और मूल गुण होते हैं, जैसे उसकी अनन्यता, क्रमिकता, निश्चित अंतराल पर स्थित होना इत्यादि। हम मापन का वर्गीकरण इस आधार पर कर सकते हैं कि उसे संख्याओं के कितने गुना का समावेश किया गया है। दोस्तों उसके बाद इस आधार पर मनोविज्ञान स्टेनल, स्मिथ, स्टेवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए। नामिक मापन, क्रमिक मापक, अंतराल मापक, अनुपात मापक। इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में होता है और वहाँ यह किसी परिकल्पना के सत्य परीक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। सांख्यिकीय विधियों के चयन में महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मापन नामिक या क्रमिक स्तर पर है तो उपलब्ध आंकड़ों का औसत ज्ञात करने के लिए समांतर माध्यम नहीं निकाला जा सकता, केवल बहुलक का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम माप और तौल की। तो दोस्तों माप में मुख्य रूप से 3 राशियां लंबाई, भार और समय उपलब्ध होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रयोग में माप का उपयुक्त राशि हो आती है। इन राशियों में से किसी को भी मापने के लिए निश्चित या सुविधाजनक परिणाम को मानक लिया जाता है। इसमें पूरी मात्रा माप ली जाती है। इसको हम उस विशेष राशि की इकाई को एक एक अवस्था मात्रक मानते हैं। उदाहरण रूप स्वरूप अर्थ को हम रुपए में गिनते हैं तथा तौल को किलोग्राम में। विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती है। विज्ञान में लंबाई, भार और समय को मूल इकाई की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये तीनों राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। अन्य किसी प्रकार की इकाइयों का आधार मूल इकाइयां ही होती है। इन अन्य इकाइयों को व्युत्पन्न इकाइयों की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार क्षेत्र का इकाई ऐसे वर्ग को क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई 1 या चौड़ाई भी 1 हो। आयतन इस इकाई एक ऐसे धन या आयतन का माना गया है कि जिससे प्रत्येक भुजा की लंबाई एक प्रकार से स्पष्ट है।
कि क्षेत्रफल की इकाई तथा आयतन की इकाई लंबाई की इकाई से ही उत्पन्न होती है। गति की इकाई परिभाषा के अनुसार दूरी को समय से भाग देने से प्राप्त होती है और चूंकि दूरी लंबाई में व्यक्त की जाती है, इसलिए गति की इकाई मूल इकाइयों पर आधारित है। व्युत्पत्तर इकाइयों का मूल इकाइयों से एक साधारण संबंध भी पाया गया है। प्रायः यह पाया जाता है कि व्युत्पत्तर इकाइयाँ का या तो बहुत ही बड़ी होती है अथवा बहुत छोटी। इस अवस्था में सुविधा के दृष्टिकोण से इनके कुछ गुणित व उपगुणित उपयोग में लाए जाते हैं। इन नई इकाइयों को व्यवहारिक इकाइयों के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम इकाइयों की पत्तियों की। इकाइयों की पत्तियों की बात करें, वैज्ञानिक जगत में माप के कार्यों के लिए आमतौर पर दो प्रकार की इकाइयों की पत्ती उपयोग में लाई जाती है। नंबर एक ब्रिटिश पत्ती, नंबर दो फ्रेंच पत्ती या मीटर पत्ती। तो दोस्तों, सभी से पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति की। इसे फुट पाउंड सेकंड पत्ती यानी एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता है। इस पत्ती में लंबाई को फुट में, भार को पाउंड में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। यह प्रणाली खास तौर पर उन देशों में प्रचलित है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग रह चुके हैं। इसे विशेष रूप से ब्रिटिश इंजीनियर या ब्रिटेन के प्रशिक्षित इंजीनियर तथा ऋतु विज्ञान विशेष उपयोग में लाते हैं, लेकिन स्थान मीटर प्रणाली लेती जा रही है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेंच पत्ती की। इसे मीटर पत्ती या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। इस पत्ती को संसार भर में वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर और भार का ग्राम में तथा समय को एक सेकंड में मापा जाता है। मीटर की पत्ती परिवर्तन पद्धति करके मीटर किलोग्राम सेकंड पत्ती बनी, जो पुनः परिवर्तित होकर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई बनी। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लंबाई की इकाइयाँ। मीटर प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई को मीटर कहते हैं। प्रारंभिक जनतांत्रिक फ्रेंच कानून के आधार पर इसे उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा तक पेरिस से गुजरती हुई ये यामोत्तर की सिद्धि से मापी गई दूरी के 1/107वें हिस्से के बराबर माना गया था, लेकिन आजकल वो मानक माना गया है। वह पेरिस के निकट सर्व में रखे प्लेटिनम इरिडिप मिश्र धातु के एक डंडे के सिरे पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी है। जब डंडा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो इसे मानक मीटर कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लंबाई की मीटर की मापे। दोस्तों, इसके अंदर 10 मिलीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है 1 डेंसीमीटर, 10 डेंसीमीटर में होता है 1 मीटर, 10 मीटर में होता है 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में होता है 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर में होता है 1 किलोमीटर। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं लंबाई की ब्रिटिश मापे। तो 12 लाइन 1 इंच, 12 इंच में 1 फीट, 3 फीट में 1 गज होता है, 220 गज में 1 फरलांग होता है, 8 फरलांग में 1760 गज यानी 1 मील होता है। दोस्तों, 6 फीट में 1 फैदम होता है। 5 सही 1/2 गज के अंदर 1 पोल होता है, 4 पोल के अंदर 1 चैन होती है, 10 चैन के अंदर 1 फरलांग होता है और 3 मील के अंदर 1 लीग होती है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं समय की इकाई की। तो दोस्तों, समय की इकाई हमें सूर्य आकाश के आर पार जाता मालूम पड़ता है। आकाश में सूर्य का सर्वोच्च स्थान तथा उच्चतम उत्तरांश तब होता है जब यह यमोत्तर पर होता है। यमोत्तर से सूर्य के 2 बाहर जाने के अंतराल को दृष्टि सूर्यविन कहते हैं। उनके अनेकानेक कारणों के दृष्ट सूर्य दिन की अवधि दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात यह उसी परिवर्तन चक्कर पर दौड़ती है। वर्ष की अवधि 365 सही 1/4 दिनों की होती है। यदि हम वर्ष के सभी दिनों के काल के जोड़ में दे तो वर्ष के पूरे दिनों के भाग दे तो एक समांतराल प्राप्त करते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने माध्य सूर्य दिन की संज्ञा दी है। इस समय को 24 घंटे में विभाजित किया गया है। प्रत्येक घंटे में 60 मिनट में तथा प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड में बांटा गया है। समय की इकाइयों को मिनट 60 सेकंड तथा मीट्रिक तथा ब्रिटिश दोनों पत्तियों में सेकंड माना गया है, जो माध्य पूरे दिन एक सही 86,400 हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं समय की इकाई के सेकंड पार्ट में। किसी स्थान में शिरोबिंदु के पार किसी स्थिर तारे में क्रमिक गमनों
के समांतराल में व्यतीत होता है वह तारों के क्रमिक यामोत्तरगमन को बीच का काल या नक्षत्र दिन कहलाता है। इसका मान स्थिर पाया गया है। नक्षत्र दिवस माध्य सूर्य दिन के लगभग 4 मिनट कम होता है। यह मालूम करने के लिए दो समांतराल बराबर है या नहीं अथवा मानक समय को बराबर समय के उपांतराल में विभाजित करने के लिए बोलक काम को लाया गया है। दो समांतराल तभी बराबर कहे जाते हैं जब प्रत्येक के दोलक की दोलक संख्या एक ही होती है। यदि दोलक है दोनों की संख्या एक माध्यम को दिन की 60/60/24 होती है तो प्रत्येक दालन का समांतराल 1 सेकंड कहा जाता है। हमारी घड़ियों के माध्यम से सौर काल को उपयोग में लाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आपके लिए। तो दोस्तों रेलवे का यह हमारा पार्ट 2 है। तो जो दोस्त चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।